हेलो विद्यार्थियों, हम व्यतिकरण से संबंधित यंग के द्विस्लिट प्रयोग का गणितीय विश्लेषण कर रहे थे और हम परिणामी विद्युत क्षेत्र या कह लीजिए परिणामी तरंग का मान ज्ञात कर चुके थे बिंदु P पर। अब उससे आगे आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक तरंग की अपनी तीव्रता भी होती है और व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता परिवर्तित होती है। जैसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, कुछ स्थानों पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है या कह लीजिए दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और कुछ स्थानों पर हमें अदीप्त या पूर्ण अंधकार की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी कि उन स्थानों पर जो आपकी परिणामी तरंग है या कह लीजिए परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता या तो अधिक होगी या कम होगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसका हम गणितीय विश्लेषण आज कर रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो मान रहे हैं कि जो स्रोत S1 था उससे चलने वाली प्रकाश तरंग की तीव्रता I1 है, S2 से चलने वाली प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो I2 है और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी तरंग जो हमें प्राप्त हो रही है उसकी तीव्रता I है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 अनुक्रमानुपाती होगा EM1 स्क्वायर के, I2 अनुक्रमानुपाती होगा EM2 स्क्वायर के और I अनुक्रमानुपाती होगा EM के। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देते हैं, हम एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं K, तो I1 बराबर आ जाएगा K EM1 स्क्वायर, I2 बराबर आ जाएगा K EM2 स्क्वायर और I बराबर आ जाएगा K EM स्क्वायर। अब यहाँ से EM1 स्क्वायर EM2 स्क्वायर और EM स्क्वायर का हम मान ज्ञात करते हैं। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए संबंध हम कल प्राप्त कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में आपने देखा है। EM स्क्वायर बराबर किसके है, EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 कोस फाई। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर यह आएगा I अपॉन के बराबर I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2 अंडर रूट I1 अपॉन के इंटू अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू कोस फाई। यहाँ पे गुना करेंगे तो ये अंडर रूट के मल्टीप्लाई अंडर रूट के ये के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/k कॉमन ले लेते हैं, तो I अपॉन के बराबर 1/k हमने कॉमन ले लिया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। ठीक है, अब k से k कैंसिल हो जाएगा, तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता या कह लीजिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। अब हम जानते हैं व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। यदि व्यतिकरण संपोषी है तो उनके मध्य कलांतर क्या होगा, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। व्यापक रूप से लें तो 2n पाई, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यानी कोस फाई का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी कि तरंगे समान कला में अध्यारोपित होंगी। तो उस अवस्था में जब हम यहाँ पे इस सूत्र में कोस फाई बराबर 1 लेते हैं तो ये सूत्र आ जाता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल वर्ग प्लस अंडर रूट I2 का होल वर्ग प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यानी कि ये लिखा जा सकता है I बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से आप देख सकते हैं कि यदि संपोषी अध्यारोपण हो रहा है तो परिणामी तरंग की तीव्रता मूल तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं I1 बराबर I2, ये बराबर किसके, I नोट के, और ये कब होगा, जब आयाम समान होंगे, यानी कि दोनों तरंगों के आयाम समान है। आयाम समान है तो तीव्रता भी समान होगी। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो I बराबर किसके आ जाएगा, 2 अंडर रूट I नोट का होल वर्ग, या इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 4 I नोट, और ये इसका मैक्सिमम मान होता है और ये आपको बताया भी था। ठीक है, अब ये अवस्था होती है संपोषी व्यतिकरण या कह लीजिए व्यतिकरण उच्चिष्ट की। कब प्राप्त होगी, जब दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होंगी। समान कला का अर्थ यानी कि दोनों के मध्य कलांतर क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन 2n पाई, जहाँ पे n क्या है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब इस अवस्था में पथांतर क्या होगा, पथांतर को हम दर्शा रहे हैं डेल एक्स। डेल एक्स बराबर किसके होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, यानी कि पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। अब यहाँ पे अगर हम कलांतर का मान रखें तो ये इस तरह से आता है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है,
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पथांतर है डेल एक्स वो लैम्डा बाई 2 का समगुणज, यानी कि लैम्डा बाई 2 में आप पहले 0 की गुना करो तो 0 आ जाएगा, 2 की गुना करो तो लैम्डा आएगा, 4 की गुना करोगे 2 लैम्डा आएगा, 6 की गुना करोगे 3 लैम्डा आएगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं इसको, लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है कि लैम्डा में आप पहले 0 की गुना कर रहे हैं, फिर 1 की गुना कर रहे हैं, फिर 2 की, फिर 3 की एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अब इसके विपरीत यदि व्यतिकरण विनाशी हो, विनाशी में हम जानते हैं कि तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो उनके मध्य बनने वाला कलांतर फाई, फाई किसके बराबर होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन 2n-1 पाई, या कह लीजिए ये पाई का विषम गुणज हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में n बराबर किसके हो गया, सॉरी n बराबर तो यहाँ पे 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। अब ये तो हो गया कलांतर। अब इसके आधार पर अगर हम पथांतर ज्ञात करें तो डेल एक्स ये बराबर आता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इसी तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो आपका पथांतर होगा इस अवस्था में वो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में कलांतर, क्योंकि आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन है, तो कोस फाई का मान क्या होगा, -1। ठीक है, परिणामी तीव्रता की समीकरण में मान रखने पर, तरंग की तीव्रता की समीकरण में मान रखने पर आई बराबर किसके हो जाएगा, I1 + I2 - 2 √I1 √I2, यानी इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, I बराबर √I1 - √I2 का होल वर्ग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि व्यतिकरण विनाशी है तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो मूल तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या होगी, कम होती है। ठीक है, इसके बाद यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हैं, और समान कब होगी, अभी आपको समझाया था, जब उनके आयाम क्या हो, समान हो, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर किसके, I0, तो परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर किसके होगी, 0। ये पूर्ण अंधकार की स्थिति होगी। इस व्यतिकरण को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण या व्यतिकरण उच्चिष्ट। उसके बाद पुनः परिणामी तरंग की तीव्रता की समीकरण से I बराबर किसके था, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई, इस समीकरण से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कलांतर है वो फाई है। ठीक है, और दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं वो समान है, तो यानी कि I1 और I2 के स्थान पर तो रख रहे हैं I0, और जो कलांतर है वो फाई है, तो यहाँ पे आपका कोस फाई ले रहे हैं। तो I बराबर किसके, I0 + I0 + 2 √I0 × I0 × कोस फाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 I0। ठीक है, यहाँ पे I0 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 I0 कोस फाई, 2 I0 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 + कोस फाई। अब कोस फाई को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 5/2 -1, और ये मान इसमें रखेंगे तो I बराबर आ जाएगा 4 I0 कोस स्क्वायर 5/2। अब इस समीकरण से आप देखिए, इस समीकरण से हमें स्पष्ट होता है कि सभी व्यतिकरण उच्चिष्ट समदूरस्थ हैं। दूरी क्या होगी दोनों के मध्य की, लैम्डा होगी, और तीव्रता किसके बराबर होगी, तीव्रता समान होगी, I मैक्सिमम बराबर √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार निम्निष्ठ के लिए भी ये भी समदूरस्थ होंगे, तीव्रता समान होगी, और तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता होगी I मिनिमम, ये बराबर किसके, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आपके व्यतिकरण प्रतिरूप में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं वो एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं, यानी कि पहले उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि आप कहिए कि जो पर्दे का मध्य भाग होगा उसमें आपको उच्चिष्ट प्राप्त होगा, उसके बाद आपका एकांतर क्रम से आपको निम्निष्ठ उच्चिष्ट प्राप्त होंगे दोनों ओर। ठीक है, इसके बाद उच्चिष्ट के लिए हम जानते हैं पथांतर कितना होता है, और निम्निष्ठ के लिए भी। तो उच्चिष्ट के लिए डेल एक्स किसके बराबर आता है, क्योंकि लैम्डा के मध्य है, ये कह लीजिए दो उच्चिष्टों के मध्य जो लैम्डा का मान है वो इक्वल रहेगा, और ऐसे ही निम्निष्ठों के लिए तो किसके बराबर होता है, 0 लैम्डा 2 पाई आपका 3 पाई एंड सो ऑन। और इसी तरह से डेल एक्स निम्निष्ठ के लिए कितना होता है, π/2, 3 लैम्डा π/2, 5 लैम्डा π/2 एंड सो ऑन। अब आप दोनों के अवस्थाओं या दोनों ही अवस्थाओं के लिए देख सकते हैं कि दो निम्निष्ठों के मध्य जो पथांतर होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, इसी तरह से दो उच्चिष्टों के मध्य ही पथांतर किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। अब इस अवस्था को हम ग्राफ के रूप में भी दर्शा सकते हैं, तो ये मान के चलिए
ये I1 प्लस I2 का मान है। ठीक है, अब अगर व्यतिकरण प्रतिरूप या व्यतिकरण हो रहा है तो एक या तो समपोषी होगा या विनाशी। समपोषी में जो अवस्था प्राप्त होगी वो I मैक्सिमम, और जो विनाशी के लिए अवस्था प्राप्त होगी तरंग की तीव्रता की वो I मिनिमम। तो आपका जो वक्र प्राप्त होता है वो इस तरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंग की तीव्रता I1 प्लस I2 से अधिक है और विनाशी के लिए I1 प्लस I2 से कम है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि निम्निष्ठ पर जितनी ऊर्जा की हानि होती है उच्चिष्ठ पर उतनी ही ऊर्जा प्रकट होती है। अब हम एक अवस्था और लेके चलते हैं। अभी तक हमने ये माना है कि जो दोनों तरंगे हैं वो कला संबद्ध हैं, उनके मध्य कला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर कला में परिवर्तन हो तो तब कौन सी अवस्था उत्पन्न होगी, अब उसको समझते हैं। अब ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं है और तरंगों के मध्य कलांतर फाई से बदलता है, समय के सापेक्ष फाई से बदलता है। अब कलांतर फाई के साथ बदल रहा है तो जब हम परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो फाई के एक पूर्ण चक्र के लिए परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, और एक पूर्ण चक्र के लिए परिवर्तन के अध्ययन में हमें कोस 5/2 के वर्ग इसका औसत लेना पड़ेगा, कोस स्क्वायर 5/2 का औसत लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आएगा I बराबर 4I0 सीक्वेंस या कह लीजिए औसत कोस स्क्वायर 5/2। अब सीक्वेंस कोस स्क्वायर 5/2 ये किसके बराबर होता है, 1/2 के। ये मान रखेंगे तो I बराबर किसके आ जाएगा, 2I0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त होगी वो 2I0 के बराबर होगी, और ये किसके बराबर है, I मैक्सिमम और I मिनिमम का औसत मान। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप ये व्यतिकरण प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के रूप में ये व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, बल्कि पूरे पर्दे पर एक समान प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है, ये प्राप्त होगी। ठीक है,